Hello guys, welcome to my channel Sikarwa Study Point. Today I'll teach first chapter in prose, My Struggle for an Education, written by Booker T. Washington. आज मैं आपको प्रोज का फर्स्ट चैप्टर माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन रिटन बाय बुकर टी वॉशिंगटन पढ़ाऊँगी। पहले हम चैप्टर पढ़ने से पहले राइटर के बारे में कुछ जान लें कि वॉकर टी वॉशिंगटन कौन थे। वॉकर टी वॉशिंगटन वॉज बॉर्न इन 1836 द स्लेव हट इन यूएसए। बुकर टी वॉशिंगटन का जो जन्म था वो यूएसए में स्लेव हट में हुआ 1836 में। स्लेव हट यानी कि गुलामों का कबीला जिसे बोलते हैं। ही वॉज ए निग्रो, वह एक निग्रो जाति के थे। He went to Hampton Normal and Agriculture Institute in Virginia in 1872 to get education. यानी वह शिक्षा पाने के लिए हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में वर्जीनिया में गए 1872 में। He was a social reformer and educator and a great leader of the Negroes ऑफ अमेरिका। वह अमेरिका में निग्रो जाति के लिए समाज सुधारक, एक शिक्षक और एक महान नेता के रूप में थे। बुकर टी वॉशिंगटन ने इस चैप्टर के द्वारा ये हमें बताया है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है। इस चैप्टर में कुछ कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर स्वयं राइटर हैं बुकर टी वॉशिंगटन। सेकंड उनका भाई है जॉन वॉशिंगटन। और नेक्स्ट मदर हैं राइटर की। और नेक्स्ट है कैप्टन ऑफ द कार्गो, यानी एक जहाज़ का जो कैप्टन है वो। और लास्ट है हमारी कैरेक्टर हेड टीचर। यानी इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इस स्टोरी को पूरा करते हैं। पहले हम कुछ इसके बारे में बता रहे हैं कि माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन में क्या हुआ। बुकर टी वॉशिंगटन, जो कि पहले हम बता चुके हैं कि स्लेव हट में उनका जन्म हुआ था और दास कबीले जिसे बोलते दास कबीला यानी गुलामों के कबीले में हुआ था। और एक बार वो कोयले की खान में काम कर रहे थे और वो काले रंग के थे। उस समय काले रंग के लोगों के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं हुआ करता था। और एक दिन वो कोयले की खान में जब काम कर रहे थे, दो खनिकों ने उस काले स्कूल के बारे में बात की जो उस स्थान पर सबसे अच्छा था। जब राइटर ने स्कूल के बारे में सुना तो उसे ये लगा कि उसे स्वर्ग मिल गया हो और उसने वहाँ जाने का निर्णय कर लिया। हालांकि उस स्कूल के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ है और कैसे जाना है, और उसके पास इतना पर्याप्त धन भी नहीं था। लेकिन उसने मन ही मन में ये निर्णय ले लिया था कि उसे उस हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जाना है। और इस बात को रात दिन सोचता रहा। और एक दिन उसने अपनी माँ से इस बात को रखा। उसकी माँ उस समय बीमार थी, लेकिन फिर भी उसने जब वो बताया कि उसे बस अपने निर्णय पर टिके रहना और उसे वहाँ जाना और उस शिक्षा को प्राप्त करना है, उसके कुछ अच्छे रीज़न बताए, तो उसकी माँ तैयार हो गई और उन्होंने उनको आज्ञा दे दी। और अंत में जो बुकर टी वॉशिंगटन है उन्होंने चलना शुरू कर दिया। उस समय उनके पास बहुत थोड़ा पैसा था। उनके भाई जॉन वॉशिंगटन ने उनकी पैसे से कुछ मदद की जितनी कर सकता था, और उसने वहाँ से चलना शुरू किया। इस तरह से रास्ते में उन्हें बहुत कठिनाइयाँ हुई। जब उनका पैसा ख़त्म हो गया तो उन्होंने एक जहाज़ पर, जिसे कार्गो कैप्टन बताया था, तो उस पर काम किया कुछ दिन के लिए। फिर कुछ पैसा थोड़ा बहुत बचाकर फिर चलना शुरू किया। और जब वो हैम्पटन पहुँचे, उस कॉलेज की जब पहली बार बिल्डिंग को देखा तो वो बहुत ही खुश हुए। उन्हें ये लगा कि पृथ्वी पर इतना प्रसन्न या इतना खुश व्यक्ति कोई नहीं जितना कि वो है। और अभी उनकी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई थी। जब हेड टीचर के सामने गए
तो गंदे कपड़े पहने हुए थे, कई दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सके। तो हेड टीचर ने उनको देखा और एडमिशन देने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन हाँ भी नहीं किया था। तो राइटर्स जो थे वो थोड़ा घबराए, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो अपना प्रभाव हेड टीचर पर डाल सके। और फिर लास्ट में जब अदर स्टूडेंट के सभी के एडमिशन हो चुके, तो लास्ट में हेड टीचर ने बुकर टी वॉशिंगटन को बुलाया और कहा कि पास में एक संगीत कक्ष है, उसकी सफाई करनी है। तो राइटर को उस समय इतनी खुशी हुई, उसको ये लगा कि यही मेरी एडमिशन लेने वाली जो परीक्षा होती है वो है। उसने उस कमरे को इतनी अच्छे से साफ़ किया, 3-4 बार झाड़ू लगाई, पोंछा लगाया कि कहीं भी धूल का एक कण भी नहीं बचा। जब उसने पूरे से अच्छे साफ़ कर लिया, तब हेड टीचर को बुलाया, और वो हेड टीचर एक महिला थी, यंग की महिला थी, जो सफाई के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। उन्होंने पहले पूरे रूम का निरीक्षण किया, उसके बाद उन्होंने एक रुमाल निकाला, और रुमाल को उन्हें पता थी कि धूल कहाँ मिल सकती है। उन्होंने फर्श पर रगड़ा, दीवारों पर रगड़ा, फर्नीचर पर रगड़ा, लेकिन कहीं भी एक कण भी धूल का नहीं आया। इससे हेड टीचर बहुत खुश हुई और उन्होंने राइटर से कहा कि वास्तव में तुम इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते। तो ये शब्दों को सुनकर भी राइटर को इतनी खुशी हुई, और उन्हें आज तक वो परीक्षा हमेशा याद थी कि किस तरह से उन्होंने स्कूल में एडमिशन प्राप्त किया। लेकिन यहाँ पर राइटर ये कहना चाहता है कि अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले, तो ना तो उसे कोई गरीबी रोक सकती है और ना ही उसको कोई परेशानी, यानी उसे उसकी मंजिल मिलेगी अवश्य। अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तो फिर उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं होती है। वो इस चैप्टर के द्वारा समझाना चाह रहे हैं। अब हम समरी पे आते हैं, लाइन बाय लाइन। देखिए, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, फर्स्ट पैराग्राफ है, वन डे वाइल एट वर्क इन कोयल माइन I happen to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. एक दिन कोयले की खान में काम करते हुए मैंने दो खनिकों को उस, यानी कलर्ड पीपल का मतलब वही अश्वेत यानी काले लोगों के बारे के लिए एक ऐसे महान स्कूल के बारे में बातचीत करते हुए सुना जो कहीं वर्जीनिया में था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था, दैट आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वॉज मोर प्रीटेंस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन अवर टाउन। ये पहला समय था कि मैंने इस प्रकार के स्कूल या कॉलेज के बारे में कुछ सुना था जो हमारे कस्बे के अश्वेत स्कूल यानी काले लोगों के स्कूल से अधिक शानदार था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वे स्कूल का वर्णन करते गए, इट सीम्ड to me that it must be the greatest place on earth। जैसे जैसे वो स्कूल का वर्णन करते गए तो मुझे लगा कि ये पृथ्वी पर सबसे अच्छा स्थान होगा। Not even having presented more attraction for me at that time than did the Hampton Normal and Agriculture Institute in Virginia about which these men were talking। स्वर्ग भी मुझे इतना आकर्षित नहीं कर सकता था उस समय जितना कि वर्जीनिया का हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर संस्था मुझे आकर्षित कर रही थी, जिसके बारे में ये लोग बातचीत कर रहे थे। आई रिसॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वॉज और हाउ मैनी मील्स अवे और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट। मैंने तुरंत उस स्कूल में जाने का निर्णय ले लिया, बल्कि यानी हालांकि मुझे
ये भी नहीं मालूम कि वह कहाँ था, कितनी दूर था और वहाँ कैसे पहुँचना था। I was on fire constantly with one ambition, and that was to go to Hampton. मेरे अंदर एक लगातार महत्वाकांक्षा जलती रही कि मुझे हैम्पटन जाना है। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट, और ये बात रात दिन मेरे अंदर बनी रही। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइंडेड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर। 1872 के पतझड़ में, यह फॉल है तो वो पतझड़ है, फॉल का अर्थ पतझड़, मैंने वहाँ जाने का निर्णय कर लिया। माई मदर वॉज टर्बल्ड विद ए ग्रेव फियर। टर्बल्ड मीन्स परेशान। मेरी माँ जो एक गंभीर डर से परेशान थी। दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूज चेस, कि मैं एक निरर्थक प्रयास करने जा रहा था। एट एनी रेट, किसी भी तरह। आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कंस्टेंट फ्रॉम हर दैट आई हैव, हैज की जगह हैव है भाई, सॉरी, हैज की जगह हैड है। आई गॉट ओनली हाफ, आई माइट स्टार्ट, एक मिनट, आई हैज नहीं है भैया, यहाँ पे हैज हटाना है। आई माइट स्टार्ट, किसी भी तरह से मैंने उनसे आधे मन से स्वीकृति ले ली कि मुझे जाना है। आई हैड वेरी लिटिल मनी विद विच टू बाई क्लॉथ्स एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। मैंने बहुत थोड़ा धन जिससे मुझे कपड़े खरीदने थे और मुझे अपनी यात्रा का खर्चा करना था। यानी मेरे पास बहुत थोड़ा धन था जिससे मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे और यात्रा का खर्चा करना था। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी ऑल दैट ही कुड। मेरा भाई जॉन, जिसने मेरी सहायता की, ही कुड, जितनी वह कर सकता था। बट ऑफ कोर्स दैट वॉज नॉट ए ग्रेट डे, लेकिन ये वास्तव में पर्याप्त नहीं थी। फाइनली द ग्रेट डे केम एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन। हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैचल, सैचल मीन्स होता है एक छोटा थैला, दैट कंटेंडेड द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग आई कुड गेट। अंत में वह महान दिन आ गया और मैंने हैम्पटन के लिए चलना शुरू कर दिया। मेरे पास एक सस्ता छोटा थैला था जिसमें मैंने कुछ कपड़े रखे जितने मेरे पास थे। माई मदर एट द टाइम वॉज रेदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ। उस समय मेरी माँ का स्वास्थ्य खराब था और वो कमज़ोर थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, और मैं मुश्किल से उन्हें दोबारा देखने की उम्मीद कर पाता। एंड दस आवर पार्टिंग वॉज ऑल मोर सैड, और इस प्रकार मेरी विदाई जो और अधिक उदासपूर्ण थी। सी हाउएवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल। उन्होंने ये वास्तव में सब बड़ी बहादुरी से किया। अब थर्ड पैराग्राफ है आपका। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डेन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 मील्स। माल्डेन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील है। बाई वॉकिंग, बैगिंग राइड्स, both in wagons and in the cars, in the some way, after a number of days, I reached the city of Richmond. यानी पैदल चलकर, लोगों से गाड़ी या कारों में बैठने की प्रार्थना करके, किसी प्रकार कुछ दिनों में मैं रिचमंड पहुंचा, यानी वर्जीनिया, अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन। रिचमंड यानी जो वर्जीनिया में था वहाँ पर पहुंचा, और जो लगभग हैम्पटन से 82 मील थी।
When I reached there, tired, hungry and dirty. It was late in the night. जब मैं वहाँ पहुँचा तो काफ़ी रात हो चुकी थी और मैं थका हुआ था, भूखा था और गंदा भी हो गया था। I had never been a large city and this rather added to my misery. मैं कभी भी एक बड़े शहर में नहीं गया था और इस बात ने मेरी चिंता को और अधिक बढ़ा दिया। When I reached Richmond, I was completely off my money. जब मैं रिचमंड पहुंचा तो मेरा धन जो था पूरी तरह से समाप्त हो गया था। परमेश्वर उस परम ब्रह्म उस अमित शक्ति कौन। I had not a single acquaintance in the place and being unused to city ways. उस समय मेरा उस स्थान पर कोई परिचित व्यक्ति भी नहीं था और मैं शहर के रास्तों से भी अनजान था। I did not know where to go. मुझे नहीं मालूम कि कहाँ जाना है। I asked at several places for lodging, but they all wanted money. मैंने कई लॉजिंग में ठहरने के लिए कहीं स्थानों पर ठहरने के लिए पूछा, लेकिन वे सब धन चाहते थे। And that was what I did not have, जो कि मेरे पास नहीं था। Knowing nothing else better to do walk the street. यानी जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, यानी मैं क्या करूं, ये बात मेरी समझ में जब नहीं आई तो मैं लगातार गलियों में ही चलता रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट। लगभग आधी रात के बाद भी मैं गलियों में ही चलता रहा। एट लास्ट आई बिकेम सो एक्सॉर्टेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर। अब मैं इतना थक गया था कि अब मैं ज़्यादा नहीं चल सका। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज हंग्री, आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड। मैं थका हुआ था, भूखा था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन निराशा नहीं थी। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल exhaustions, I came upon a portion of street where the broad sidewalk was considerably elevated. जब मेरी शरीर में अधिक थकान हो गई तो मैं गली के एक हिस्से पर आया जहाँ पर सड़क के किनारे का फुटपाथ कुछ ऊंचा उठा हुआ था। I waited for a few minutes till I was sure that no passerby could see me. मैं कुछ मिनट के लिए वहाँ ठहरा और इंतज़ार किया तब तक कि कोई राहगीर मुझे न देख ले। And then crept under the sidewalk and lay for the night on the ground with my satchel of clothing for a pillow. और साइड वॉक मतलब थोड़ा उठा हुआ था तो नीचे जगह खाली थी, तो जो राइटर था वो उसके नीचे सरक गया और तब वो साइड वॉक के नीचे सरक गया और ज़मीन पर अपने कपड़ों से भरे हुए थैले का तकिया बनाकर रात में वहीं पर लेट गया। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड। लगभग पूरी रात में अपने सिर के ऊपर पैरों की आवाज़ सुनता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड। अगली सुबह जब मैं जागा तो मैंने अपने आप को कुछ तरोताज़ा पाया। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं बहुत अधिक भूखा था। एज सुन एज इट बिकेम लाइट एनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग। जैसे जैसे प्रकाश होता गया और जिससे मैं पर्याप्त रूप से अपने चारों ओर देख सका। आई नोटिस दैट आई वॉज नियर ए लार्ज शिप। मैंने देखा कि मेरे पास एक बड़ा जहाज था।
इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन होता है कच्चा लोहा, कि ऐसा लग रहा था कि उससे कुछ कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, वेसल मीन्स भी जहाज ही होता है, एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड। मैं तुरंत ही जहाज के कप्तान के पास गया और उससे अनुमति मांगी कि वह मुझे माल उतारने में मदद करने की अनुमति दे दे, ताकि मैं कुछ खाने के लिए पैसे प्राप्त कर सकूं। द कैप्टन, ए वाइट मैन हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, कंसेंटेड। कप्तान जो एक सफ़ेद रंग का व्यक्ति था, यानी गोरा था, जो एक दयालु प्रतीत हो रहा था, उसने अनुमति दे दी। आई वर्कड लॉन्ग एनफ टू अर्न है, एम लग रहा है, एन है वहाँ, मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट। और मैंने अपने नाश्ते के लिए पैसे कमाने की लंबे समय तक काम किया। एंड इट सीम्स टू मी एज रिमेंबर इट नाउ टू हैव अबाउट द ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन। मुझे अब तक याद है कि अपने जीवन में जितने भी मैंने नाश्ते किए हैं, उनमें से ये सबसे अच्छा नाश्ता था। नेक्स्ट पैराग्राफ कल बताएंगे, कुछ रह गए हैं, लंबी वीडियो होने की वजह से पूरा नहीं कर पाए। थैंक यू।